हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। प्रकाश लाइट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा विसरित तथा नियमित परावर्तन इत्यादि के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहु प्रतिबिंब। जैसा कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि दो समतल दर्पणों को समायोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा? यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से किसी कोण में रखें तो उनसे अनेक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आइए इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। दो समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में मिले रहें, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? हमें सिक्के के 4 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़े कीजिए। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। मोमबत्ती के कई प्रतिबिंब बनते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कोलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कोलाइडोस्कोप बना सकते हैं और भिन्न प्रकार के पैटर्न्स को देख सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी कोलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लीजिए। इन्हें चित्र के अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। आपको कोलाइडोस्कोप बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेनी है समतल दर्पण की, और जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है वैसा ही आपको प्रिज्म की आकृति में उन्हें जोड़ना है तथा एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाना है। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपकी जो ये ट्यूब है वो दर्पण की पट्टी से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। ट्यूब है उसको गत्ते के एक सिरे से डिस्क से बंद करना है गोल, जिसके भीतर देखने के लिए उसमें एक छेद हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। अब ये जो डिस्क है उसको टिकाऊ यानी कि लंबे समय तक चले ऐसा बनाने के लिए उसके नीचे एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट को चिपका देना है। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। अब जो ट्यूब है आपका जो ट्यूब है उसके दूसरे सिरे पर आपको समतल कांच की एक गोल प्लेट लेनी है और उसको कैसी होनी चाहिए, वो समतल दर्पण की, और इसको दृढ़तापूर्वक लगाना है जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रख दीजिए। अब आप इस जो छोटी सी जो प्लेट है कांच की उसके ऊपर रंगीन कांच की चूड़ियों के टुकड़े रख दीजिए।
ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। अब इस सिरे को बंद कर दीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। जो रंगीन टुकड़े हैं उनकी हलचल करने के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न डिज़ाइन दिखाई देते हैं। जब आप कैलाइडोस्कोप से छिद्र से झांकते हैं अंदर की तरफ तो ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। इसकी एक रोचक विशेषता यह रहती है कि कभी भी आप एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिज़ाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। कैलाइडोस्कोप का उपयोग कागजों में, वस्त्रों के डिज़ाइनों में किया जाता है नए नए पैटर्न बनाने के लिए। अपने इस खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण रहता है और यह रंग हमें चारों ओर की वस्तुओं में दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग रहते हैं ये रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। और यह रंग फूल, पत्तियों और तितलियों में भी पाए जाते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कोई सफ़ेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बँट जाता है और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को हम प्रिज्म के माध्यम से समझ सकते हैं। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक ग्लास प्रिज्म है जिससे गुजरकर श्वेत प्रकाश निकल रहा है। जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर निकलता है तो एक स्पेक्ट्रम बनाता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बैजानी, हपी, नाला। ऐसे आप याद करेंगे तो आप ये 7 रंग आसानी से याद कर सकेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन। बच्चों, आप सभी ने इंद्रधनुष देखा होगा और इंद्रधनुष के 7 रंगों को भी देखा होगा। उन 7 रंगों को याद करने की ट्रिक वही है बैजानी, हपी, नाला। आपको इस तरीके से सारे 7 रंग याद हो जाएंगे। इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पानी की बूंदों में प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंगों का स्पेक्ट्रम चाप के आकार में हमें आकाश में दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? चलिए अब हम अपने नेत्रों के बारे में जानते हैं। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना एवं कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमें अपने नेत्रों के बारे में जानना चाहिए
कि उसकी संरचना कैसी है और कार्यविधि कैसी है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। हम सभी जानते हैं कि हमारे नेत्रों की आकृति कैसी है, गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। हम ये जो कठोर भाग है हमारे आंतरिक भागों की रक्षा के लिए होता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं। इसी कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियां होती हैं जिनकी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के नेत्रों को देखते हैं तो हम कहते हैं इसकी आँखें हरी हैं, इसकी आँखें नीली हैं, इसकी आँखें भूरी हैं, तो हम वास्तव में किसकी बात कर रहे होते हैं, परितारिका यानी आइरिस की बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो आइरिस होता है वो प्रवेश करने वाले नेत्र में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है, स्मरण करिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा है। ये लेंस होता है उत्तल लेंस जो केंद्र पर मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। ये जो लेंस है ये प्रकाश को आँख के पीछे फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं और जहाँ पर ये आँख के पीछे प्रकाश को फोकस करता है उसको हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। जो रेटिना होता है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और तंत्रिका कोशिकाएं अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा दूसरा होती है शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। ये जो शंकु होते हैं ये रंगों और वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। जो दृक तंत्रिकाएं होती हैं और रेटिना की जो संधि होती है वहाँ पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। हमारी जो पलकें हैं नेत्रों की रक्षा करती हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। एकदम से तेज़ लाइट जब हमारे आँखों पर पड़ती है तो हम अपनी पलकों से उस प्रकाश को नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देते हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है।
नेत्र के द्वारा हम निकट की वस्तु को भी देख सकते हैं और दूर रखी वस्तु को भी देख सकते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पष्ट दूरी बढ़ती जाती है, कम या अधिक होती है। सामान्यतः नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे नेत्र की समंजस क्षमता कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सुविधाजनक दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो है 25 सेंटीमीटर। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। ठीक इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। इन दृष्टि दोषों को निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ होगा। इसके कारण ये हैं कि दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया। नेत्रों की देखभाल। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यदि आपको चश्मे का उपयोग करने को डॉक्टर ने कहा है तो आपको चश्मे का उपयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। जब कम प्रकाश रहता है तो नेत्र में खिंचाव उत्पन्न होता है तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेज़र टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य या अधिक लैंप का जो प्रकाश होता है या लेज़र टॉर्च का जो प्रकाश होता है वो रेटिना को हानि पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। हमें सूर्य की तरफ कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। अगर आपके नेत्रों में कोई धूल का कण चला गया है तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। हमेशा सामान्य दूरी पर बुक्स को रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। अपनी जो बुक्स हैं उनको नेत्रों के बिल्कुल पास लाके नहीं पढ़ना चाहिए या नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए। कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति
हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उससे कई नेत्रों के रोग हो सकते हैं। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग है रतौंधा। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आपको कच्ची गाजर खाना चाहिए, फूल गोभी खाना चाहिए, हरी सब्जियां जैसे पालक खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। इसके अलावा अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन तथा फल जैसे आम, पपीता भी खाना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन ए होता है। क्या आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता चल जाता है। इसी प्रकार से तितली के बड़े नेत्र होते हैं, जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तितली का जो नेत्र होता है वो बहुत बड़े होते हैं, जो छोटे छोटे नेत्रों से मिले हुए प्रतीत होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह केवल सामने तथा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे तक का भी देख सकती है। तितली सामने और पार्श्व में ही नहीं देख पाती, पीछे का भी देख पाती है। इसलिए जब हम तितली को पकड़ने जाते हैं वो पहले ही उड़ जाती है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील, गरुड़ और बाकी जो पक्षी होते हैं दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा पुतली होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, जिसके कारण रात को नेत्र में अधिक प्रकाश जो है प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं। इसके साथ साथ उसके जो रेटिना होता है उसमें बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के जो पक्षी होते हैं उनके नेत्रों में शंकु की संख्या अधिक होती है और शलाकाओं की संख्या कम होती है। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी यानी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो बीमार हो जाते हैं या उनको चोट लग जाती है, जिसके कारण वे अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में व्यक्ति कैसे पहचानेगा एक दूसरे को? तो वो स्पर्श द्वारा या ध्वनि आवाज़ों को सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, अर्थात वे अपने सुनने की क्षमता को अधिक विकसित कर लेते हैं या सूंघने की क्षमता को अधिक विकसित कर लेते हैं और अतिरिक्त संसाधनों का भी प्रयोग करते हैं। बैल पद्धति क्या है? चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए
सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। वर्तमान पद्धति सन 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोट हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। इसके द्वारा जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वे पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। लुई ब्रेल, जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, ने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे सन 1821 में प्रकाशित किया। ये स्वयं अंधे थे, इन्होंने ये पद्धति विकसित की। इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षर है। अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणादि चिन्ह भी प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया है, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। जैसे आप किसी पेन से कागज पर जब डॉट डॉट करते हैं तो दूसरी तरफ वो उभर जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसमें डॉट बने होते हैं। तथा जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वे आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।